साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। में आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जैसलमेर से। मेरा पिछला वीडियो आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार की कितनी बड़ी मेहरबानी, कई सौ सालों के बाद में एमएनएस को, जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस है, जो कभी ब्रिटिश की हुआ करती थी और 1926 से भारत की होती थी, और जहाँ तक मेरा अनुमान है ज़्यादातर उनमें जो संख्या होती थी वो हमारे अधिकारियों की बच्चियां ही हुआ करती थी, क्योंकि उस टाइम पढ़ाई की वैसे भी किल्लत थी। कौन पढ़ सकता था, कौन नहीं, आप जान सकते हैं। और आगे भी चल के जो उनके लड़के थे वो अधिकारी बन के जाते थे, लड़कियां थी, उनके लिए फौज में ये कमीशन खोल दिया गया। उनका 4000 की स्ट्रेंथ है और उनको एक्स सर्विसमैन का दर्जा दिया गया, जबकि उन्होंने हथियार, वेपन, ड्रिल एक्ट, आर्मी एक्ट, कई एक्ट जो है, जब उनके ऊपर कोई बात आती है तो वो बिल्कुल नकार देती है कि ये हमारे को लागू ही नहीं है। अगर उनको बोलो मॉर्निंग में पीटी में आना है तो वो ड्रिल एक्ट उनके ऊपर लागू नहीं है, वो पीटी में नहीं आएगी। फिर आखिर क्या देख के, कौन से गुण देख के, कौन सा आधार बना के उनको है जो एक्स सर्विसमैन का दर्जा दिया। मैं इसके ऊपर एक बहुत बड़ी बात करना चाहता हूँ कि ये तो योजना, चलो मान लिया कि पुराने सरकारों की थी और आपने बड़ी मेहरबानी करके इनको एक्स सर्विसमैन बना दिया, लेकिन मैं प्रेजेंट सरकार से पूछना चाहता हूँ, आपने अभी कुछ ही साल पहले आप अग्निवीर लेके आए हो। सेना में भर्ती होने के बाद में, चाहे अग्निवीर हो, चाहे सैनिक हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे जवान हो, चाहे जैसी हो, उनका अंतिम गोल होता है तिरंगे झंडे में लपटना। लपटना मतलब कि शहादत दे देना। और जब वो शहीद हो जाता है तो उसकी कोई रैंक नहीं रहती है, उसको प्रधानमंत्री भी सलूट मारता है, राष्ट्रपति सलूट मारता है और चीफ भी सलूट मारता है, क्योंकि वो रैंक से बहुत ऊपर निकल जाता है। तो जहाँ 4000 आपको ये एक्स सर्विसमैन, यानी कि वो एक्स सर्विसमैन की सुविधा के लिए आपने स्वीकृति दे दी, वहाँ अगर पिछले 22 के बाद में ये 26 जा रहा है, जो बैच अभी 26 में आने वाला है, उन्हीं बैच में ज़्यादा नहीं तो कम से कम 4-5 बंदे जो रियल में CIOS में शहीद हुए हैं और OP सिंदूर में शहीद हुए, उनको शहादत का दर्जा क्यों नहीं दे रहे हो? उनको शहीद का दर्जा क्यों नहीं दे रहे हो? शर्त तुम्हारी थी कि तुम शादी करके नहीं आओगे, वो नहीं आए बेचारे। अब न उसका आगे वंश है, न माँ के पास बेटा है, न बाप के पास बेटा है, और न कोई इनकम है, और न उसका कोई भविष्य है। क्या तुम्हें इतनी भी शर्म नहीं है कि चलो, जिसने तिरंगे को लपेट के घर में आ गया, अब वो क्या अग्निवीर, क्या रेगुलर, और क्या कमीशन अधिकारी, क्या जेसी और क्या जवान, इन सब जितनी भी पायदान थी इनको सबको उसने पार कर लिया है। इतनी बात इस सरकार के समझ में नहीं आ रही है। अब उसका बड़ा कारण भी मैं बताता हूँ कि ये अधिकारियों के दबाव के अंदर इस सरकार ने ये काम किया है। अब इसका कारण, अधिकारी 2 तरह के होते हैं भारतीय सेना के अंदर। जैसे मैं थल सेना की बात कर रहा हूँ, एक हमारे कोर ट्रूप्स के अधिकारी होते हैं जो सिर्फ पहले 3 साल के लिए जाते थे, अभी 1-1.5 साल के लिए इन्फेंट्री अटैचमेंट में जाते हैं, यानी कि फाइटिंग फोर्स में। फाइटिंग फोर्स के जितने अधिकारी है वो सारे के सारे रेजिमेंटल कमीशन लेके आते हैं, यानी कि कईयों की तो 4-4 पीढ़ी एक ही रेजिमेंट के अंदर कमीशन ली हुई है। परदादा भी थे, दादा भी थे, पिता भी थे, बेटा भी है। आज राजपूत हो गई, गन्नेडिर हो गई, सिख हो गई, जाट हो गई, चाहे कोई भी हो, यानी कि वो रेजिमेंट कमीशन होता है। यानी कि कमीशन लिया उन्होंने और उनको जब पोस्टिंग मिली तो रेजिमेंट के हिसाब से मिली, तो वो चाहे रेजिमेंट्स में कभी भी बाहर जाए, आखिर वो रहता उसी रेजिमेंट का है, कहलाता उसी रेजिमेंट का है कि ये अधिकारी जाट रेजिमेंट का है,
अंतिम क्षण तक, यानी कि आखिरी सांस तक। वो चाहे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाता है, CDS बन जाता है, लेकिन उसकी अपनी रेजिमेंट होती है कि वो गोरखा का है, कुमाऊं का है या किसका है। कहने का मतलब ये है। तो कोरों के अंदर तो क्या होता है कि मान लिया एक यूनिट में हम साथ रह लिए किसी साहब के साथ में, उसके बाद में हमारी 20 साल दोबारा मुलाकात नहीं होती है, तो हम उनके वो इतना ज़्यादा क्लोज नहीं हो पाते हैं। लेकिन रेजिमेंटों के अंदर अधिकारी अगर ERE पे गया भी है तो वापस लौट के आना है उसने, वो आके 2 साल कमांड भी करेगा। जवान जब जवान था तो वो लेफ्टिनेंट था, और जो CO बन के आया तो वो JCO है। यानी कि उनका ऐसा रिश्ता बन जाता है जैसे पारिवारिक रिश्ता या सामाजिक रिश्ता होता है, और कई बार तो उस रिश्ते से भी बढ़ के आगे रिश्ता हो जाता है कि जवान अपना सब कुछ अपने CO के ऊपर निछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। तभी हमारी सेना इतनी मजबूत है। यानी कि उनके CO ने आदेश दे दिया या किसी ब्रिगेड कमांडर ने आदेश दिया, और उस ब्रिगेड कमांडर की राजपूत राइफल जैसे है, राजरिफ है, अगर 2 पलटन वहाँ पर, तो गर्व महसूस करता कि मेरे पास में मेरी ब्रिगेड में 3 में से 2 राजरिफ है, मैं तो धन्य हो गया। यानी कि उनकी नौकरी उन रेजिमेंटों के ऊपर डिपेंड हो जाती है। वो जी खोल के चाहे कितनी भी शहादत हो, लेकिन अपने ब्रिगेड कमांडर या अपने कमांडर या CO का सर नीचे नहीं होने देते हैं। तो इस हद तक जो जाते हैं, तो आप क्या सोचते हो कि पेंशन आने के बाद में उनके रिश्ते टूट जाएंगे? मैं इस चीज़ को स्वीकार नहीं करता हूँ। यही कारण है कि JCO और जवान कभी एक नहीं हो सकते, क्योंकि हम पहली बात तो सेना के अंदर ही एक फाइटिंग फोर्स है, एक सपोर्टिंग फोर्स है। हम दोनों की ट्रेनिंग अलग अलग हुई है, परवरिश अलग हुई है, उसी अनुसार हमारे विचार होते हैं, हमारी सिखलाई होती है, हमारे संस्कार होते हैं। तो यहाँ से भी कुछ हमारे बीच में मतभेद या कुछ भी हो, वो उस तरह के नहीं होते जैसे फाइटिंग फोर्स वालों के होते हैं। क्योंकि उनमें तो एक बार अगर आदमी कोई पलटन में भी नज़र से गिर गया ना, उठना स्वाभाविक नहीं है, उसको उठने में कई साल लग जाते हैं। और यहाँ तक कई बार ऐसे गिरे हुए आदमी को तो सेंटर में भेजते हैं, यहाँ पर ERE भी भेज देते हैं, पूरी ज़िंदगी वो ERE में काट के अपनी पेंशनेबल सर्विस करके वो पेंशन आ जाता है। ये चीज़ें भी हमने देखी हुई है। अब हमारा जैसा आदमी ऐसा क्यों बोल सकता है कि हमारा ट्रेड अम्युनिशन टेक्नीशियन है, हम पूरे साल भर इन्फेंट्री, RT, आर्मर्ड के अंदर उनकी यूनिटों का अम्युनिशन का इंस्पेक्शन करने घूमते रहते हैं, और हम उनका हर तरह से कि किसके पास में लेटरिन जाने के लिए डल्लू है, किसी के पास में स्टील की बाल्टी है, किसके पास में प्लास्टिक की बाल्टी है, किसका क्या मतलब एक तरह से रेजिमेंट के अंदर चलन है और क्या उसका मोटो होता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि JCO जवान कभी एक नहीं हो सकते, और उसका कारण ये है कि सरकार जानती है कि इन JCO जवान के पीछे भागने से कोई मतलब नहीं है, इनको अपने आप ये अधिकारी है घेर के ले आएंगे और वो इनके पीछे खड़े रहेंगे। और मैं सच कहता हूँ, कोई आप लोग में से भले ही बुरा माने, आप चाहे बेशक हमारे साथ में खड़े हो, लेकिन अपने दिल से आप अपने अधिकारी के साथ खड़े हो। अगर उसका फ़ोन आज आ जाए कि साहब आपने इस में नहीं आना है, आप नहीं आओगे। साहब मैं वहाँ आ रहा हूँ, मैं देखूँगा कि हमारे राजरीट के बंदे या जाट के बंदे वहाँ नहीं होने चाहिए, तो उनके जो अहदेदार है, जो SM लेवल के या ऑनरी लेवल वाले, वो जांच तक लगा देते हैं कि हमारे को वहाँ पे नहीं जाना, कि हमारे कर्नल रिकॉर्ड ने अपने कर्नल ऑफ रेजिमेंट ने ये आदेश दिया हुआ है पेंशनर्स को। ये चीज़ें मैंने ग्राउंड में बहुत छोटी छोटी बातें नोट की है। यहीं कहीं संगठन 2-2 थे, हमने ये कर दिए, लेकिन फाइटिंग फोर्स है, उन्होंने दोबारा उसको खड़ा कर दिया। क्या करोगे आप? और उसी साहब को वापस जो ड्यूटी हमने छुड़वाई थी वही ड्यूटी उनको करनी पड़ रही है, क्योंकि वो ना नहीं कर सकते, क्योंकि उनका उनके साथ में ऑलरेडी एक अटैचमेंट है, भावात्मक है, और आज से नहीं है, कई सालों से।
जो हम सोचे कि 1 मिनट में वो तोड़ दे, वो नहीं टूट सकता। अब सरकार ये नहीं सोचती है कि जब हमने इनको ये सब कुछ दे दिया है तो पैरामिलिट्री फोर्स तो 60 साल तक आपकी नौकरी करती है, और 60 साल के बाद में वो जवान क्या मांग रहा है आपसे, एक्स-सर्विसमैन। अब दोबारा नौकरी तो करने से रहा, वो मांगेगा थोड़ी बहुत कैंटीन की सुविधा या थोड़ी बहुत जो भी मिलती है वो मांगेगा, लेकिन आप उनको भी एक्स-सर्विसमैन नहीं बनाओगे तो नहीं मिलेगा। यहाँ तक जो अभी सितंबर 2023 के अंदर जो कैटेगरी का कानून आया है, उस कानून के अंदर ऐसे ऐसे लूप होल है कि जहाँ पर सही में एक जवान कैटेगरी हो रहा है, लेकिन ऐसे ऐसे क्लॉज दे दिए कि डॉक्टर उसको नहीं कर सकता। वो बंदा कैटेगरी होते हुए भी उसका फ़ायदा न लेके उसको बोर्ड आउट कर दिया जाता है, उसको मतलब एडुकेट नहीं करते हैं, इनएडुकेट कर देते हैं, ठीक है ना। वो सर्विस में काउंट नहीं करते कि भी कैजुअलिटी सर्विस की है। मैंने अभी भी देखा है कि हमारे अम्युनिशन टेक्नीशियन का जेसीओ पेंशन जा रहा है। डेमोलेशन जो हमारा होता है वो वार इंजरी में आता है, उसमें घायल हुआ बंदा आज वो सामान्य श्रेणी में जा रहा है, और जबकि वो कैटेगरी डाउन है, और होना चाहिए वो वार इंज्योर्ड, उसके वो बेनिफिट्स उसको मिलने चाहिए, लेकिन नहीं मिल रहे। मेरे पास फ़ोन आया उसका कि साहब मैं क्या करूं। पहले अपने अधिकारियों को बोलो, उसके बाद में कानून का सहारा लो, क्योंकि अगर आप रियल में डेमोलेशन के अंदर इंज्योर्ड हुए हो तो आप वार डिसेबिलिटी बनती है आपकी, आपको लेना चाहिए। कहने का मतलब कई चीज़ें ऐसी है कि अभी मेरा वीडियो लंबा हो रहा है, मैं नहीं चाहता कि वीडियो लंबा बनाऊं। ये जो एमएनएस को देख के एक्स सर्विसमैन का ये ठप्पा या सर्टिफिकेट या जो आई कार्ड, कई लोगों को, ये तो 4000 की स्ट्रेंथ बताई है, 3000 समथिंग 800 समथिंग बताई है, 4000 समझ लो, लेकिन लाखों के दिल के ऊपर सरकार ने छुरी घुमा दी है। जो चाहते थे कि भी हम मांग क्या रहे हैं। मुझे तो आश्चर्य होता कि इनकी डिमांड थी कि साहब जब सेना का फ्लैग डे है या फ्लैग कलेक्शन है तो क्या हमारा पैरामिलिट्री फोर्स का फ्लैग डे नहीं होना चाहिए? सही नहीं है क्या? हमारे साथ ही ये भी वही सारी ड्यूटी कर रहे हैं, आसाम राइफल से लेके बीएसएफ से लेके तिब्बत पुलिस से लेके सीआरपीएफ से लेके सारी की सारी वही ड्यूटी करते हैं जो हम भी कर रहे हैं। लेकिन हाँ, हमारी आर्मी की कुछ ड्यूटियाँ अलग है जो वो नहीं कर सकते, इसलिए आर्मी को लग गया। अब मैं आता हूँ आपके 8वें पे कमीशन पे। आपके एनसीजेसीएम की अध्यक्ष मिश्रा जी ने ठोक के सचिव को लेटर लिख दिया, मुख्य सचिव को जो प्रधानमंत्री के होते हैं, कि भाई इतना टाइम हो चुका है अनाउंसमेंट किए हुए, इतना टाइम हो चुका है हमारा कमीशन बने हुए, गठित हुए, नोटिफिकेशन जारी हुए, अभी तक हमारी मुलाकात का ही कहीं पता नहीं है। कौन सुनेगा हमारी? न वो हमें बुलाते हैं, न हमारी को सुनने वाले हैं। उसकी एवज में सरकार ने जो एक गहरी चाल चली है, जो उन्होंने 5-6 मंत्रालय को बोला है कि आप लोग हैं जो जनता के बीच में क्वेश्चन आंसर ही भेजो, और उन्होंने आप कहीं पर भी एआई को बोल के आप डाउनलोड कर लोगे भी कौन कौन से मंत्रालय की, तो आपके सामने सब आ जाएगी, सब प्रश्न भी आ जाएंगे। तो उसके अंदर एक सेक्शन हमारा पे कमीशन का भी है। जैसे बाकी मंत्रालय है तो पे कमीशन को भी एक मंत्रालय मान के उनके ऊपर भी एक 18 प्रश्नों का ठोक दिया। एनसीजेसीएम के अंदर जितने भी सदस्यीय संगठन हैं वो पूरे सरकारी और अर्ध सरकारी सारे संगठन उसके अंदर आते हैं, और वो सबसे बड़ी हिंदुस्तान के सबसे पुरानी 1966 सन 1966 की वो संस्था है, जो संस्था मतलब आज तक सरकार के साथ मिलके
और एक सामंजस्य बिठा के दोनों को लेके चल रही है। वो संस्था बोल रही है कि आपने ये क्वेश्चन आंसर क्यों दी तो पे कमीशन में जो पैरा नंबर 15 और 16 दिया, क्यों दिया? NCJCM के अध्यक्ष ने बिल्कुल रिकमेंड किया कि जो मिलिट्री सेना जो है वो किसी के साथ शामिल नहीं हो सकती। उनको किसी भी सेक्शन का, किसी भी कार्यालय का, किसी भी मंत्रालय का कर्मचारी है केंद्र सरकार का, उससे 25% पे ज़्यादा मिलनी चाहिए। ये NCJCM के अध्यक्ष का कहना है। तो जब हमारे केंद्रीय कर्मचारियों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है हमारे लिए, तो फिर ये पर्सन जनता में भेजने का कुछ तो समझ में नहीं आया। और दूसरी बात, ये जो प्रश्न बनाए, आप क्या सोच रहे हो? पे कमीशन ने बनाए हैं? सारे पर्सन PMO में बने हैं और सभी मंत्रालयों को भेज दिए गए। उन्होंने आगे अपना सर्कुलेशन दे दिया। अब ये आते जाएंगे और एक एक मंत्रालय का 6-6 महीना लिया जाएगा। आपको कैसे भी करके 2029 तक पहुंचा देंगे और बाद में जो झुंझुना पकड़ाना है वो आपको पकड़ा देंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।